अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। एक तरफ वज़ीर आज़म इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं भरी महफिल में कि अदलिया के चंद जज साहिबान जो हैं उनके हवाले से काली भेड़ों का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और साथ ये भी कहते हैं कि इनमें से चंद हैं जो दिन रात ये मशवरे करते हैं कि इमरान खान के तमाम जराइम कैसे ख़त्म कर दिए जाएँ। ये जो उन्होंने बात की इसको अहम अदालती केसेस के तनाजुर में भी देखा जा रहा है और ये इससे ज़ाहिर होता है अगर हम इन कुछ चीज़ों को मिलाकर आपस में देखें कि हुकूमत इस वक्त सर धड़ की बाजी लगा रही है कि सरबरा PTI के केसेस इल्तवा का शिकार ही रहे, वो किसी तरह बाहर ना निकल आए। कल साइफर केस की अहम समाअत होनी थी मगर वज़ीर आज़म ने लास्ट मोमेंट सरकारी छुट्टी का ऐलान किया, इल्तवा का शिकार हुआ। आज इद्दत के केस का फैसला सुनाया जाना था मगर जज शाहरुख अर्जुमंद की तरफ से खावर मानेका के केस ना सुनने की जो उनकी दरख्वास्त थी अदम एतमाद की, उसको कबूल कर लिया और ख़ुद को केस से अलग कर लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि 30 अप्रैल को जज साहब ने खावर मानेका की जानिब से दायर की गई एक ऐसी ही दरख्वास्त को मुस्तरद किया था और आज जो अपना ख़त उन्होंने लिखा उसमें यह भी तस्लीम किया कि खावर मानेका और उनके वकील ने ताख़ीरी हरबिया इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा है। अब वो इस मामले को नहीं सुन रहे, दूसरी अदालत से ये रुजू करें। लेकिन जो एक और अहम हुकूमत की तरफ से एक जो मामला किया गया जिसको अहमियत दी जा रही है वो नैब रिमांड के हवाले से दौरानिया जो है वो बढ़ाया गया, 14 से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया। इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस को मंजूर किया गया। सो ये सारा कुछ जो है इसको मिलाकर देखें तो ये ग्राउंड बनाता है कि PTI के सरबरा को जेल में ही रखने के लिए हुकूमत काफ़ी इस वक्त डेस्परेट है। आज प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुल्क तोड़ने की साजिश करने वाले बानी PTI और उनके साथियों के खिलाफ हुकूमत गद्दारी के मुकदमे चलाएगी। और जब दूसरी तरफ हम देखें पिछले हफ्ते PTI के काफ़ी सारे लोग ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि कम अज़ कम इद्दत केस में खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। इस पर हम बात करेंगे कि क्या तमाम दरवाजे बंद करने के लिए का फैसला हो चुका रिलीफ मिलने के हवाले से और इसके ऊपर ये अमल किया जा रहा है। ये जो गद्दारी केस बनाने की बात हुकूमत कर रही है इससे क्या मुराद है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ PTI की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है सबको। उनका जो बयानिया है खा वो 71 के साथ अपना मुवाजना करना, उस वक्त जो मुल्क की तकसीम हुई उन हालात को आज के हालात से मिलाना या फिर रिजीम चेंज की साजिश का जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ये अब यकसर आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि फेल हो चुका है। ये वही बयानिया है जिसकी बुनियाद पर PTI ने अपने वोटर सपोर्टर की जहन साजी की और आज नतीजा ये है कि जो भी वो बात करते हैं उसके जवाब में मुल्क की जो तमाम इदारे सियासतदान सभी को वो लोग निशाना बनाते आए हैं। जो एक वजाहत बैरिस्टर गौहर ने की, उन्होंने कहा 71 के हवाले से जो ट्वीट की गई पोस्ट थी वो उसके हवाले से वो वजाहतें दे रहे हैं कि ये जो इसका कोई ताल्लुक फ़ौज के साथ नहीं था, ये सिर्फ एक सियासी बात थी और खान साहब को इस हवाले से इल्म भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो इससे बड़ी खबर सामने आई वो बानी PTI का एक बैनुल-अक़वामी मशहूर सहाफ़ी हैं मेहदी हसन, उनको दिया हुआ इंटरव्यू जो आज मंजर आम पर आया है। इसमें उनसे सवाल किया गया था खान साहब से और बहुत कैटेगोरिकली ये सवाल किया गया था कि आप अपनी इस कैद का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, सियासी मुखालिफिन को, पाकिस्तानी फ़ौज को या फिर अमेरिका को। इस पर खान साहब ने यह जवाब दिया कि गुज़श्ता 2 सालों में उन्हें इन चालों और नताइज का तज्ज़िया करने का काफ़ी वक्त मिला। जेल में जो 11 माह गुजारे उसमें उन्होंने बहुत सोचा और अब उनको ये यकीन हो गया है कि ये सब जनरल बाजवा ने ही किया और वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा को इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि PTI की तरफ से ये क्या जानबूझकर एक कन्फ्यूजन फैलाई गई उनके तमाम एक नैरेटिव के हवाले से ताकि उनका वोटर सपोर्टर जो है वो न सिर्फ इदारों से मुतनफ़िर हो बल्कि उनको टफ टाइम दे सके सोशल मीडिया की हद तक अपनी तनकीद के थ्रू, या फिर वाकई वो संजीदा है मुदाखलत के हवाले से अपने सेंटिमेंट्स जो वो जाहिर करते हैं उस हवाले से। एक दो और चीज़ों का भी जिक्र करना चाहूँगी जो कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएँ। पाकिस्तान में ताकतवर जो हल्के जो शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल में ही हम देखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी जमातों, ताकतवर हल्कों और हत्ता के मीडिया के भी बहुत करीब और उनके लिए अहम समझे जाने वाले प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ कल निज़ाम हरकत में आया। बहरिया टाउन के दफातर पर नैब ने रेड किया और इसका खदशा मलिक रियाज पहले ही जाहिर कर चुके थे। मलिक रियाज के मुताबिक ये कार्रवाई जो है उनके खिलाफ सियासी इंतकाम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या फिर वो जो तमाम हुकूमतों में से ये इल्ज़ाम उन पर रहता है कि वो ज़ाती फ़ायदे उठाते रहे, एक सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहे, उसके नताइज हैं जो इस वक्त वो भुगत रहे हैं। एक और अहम इशू, नज़म ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उसे पहचान हासिल करने वाले शायर अहमद फराद के केस में आज ड्रामाई मोड़ सामने आया। लापता होने वाले शायर को बाजियाब करने के बजाय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी हमारे प्रोग्राम का आज मौजू होगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ
चौधरी जाफर इकबाल साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सीनियर रहनुमा JUIFA के, एडवोकेट अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमसे आपसे कानूनी हवालों से भी जब बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चौधरी जाफर इकबाल साहब बहुत अरसे बाद प्रोग्राम में आए, हमने आज बहुत कंटेंट रखा है आपसे बात करने के लिए। तो पहले ये बताइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कल इस महफिल में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अदलिया में ये तफरीक करने की नौबत क्यों पेश आई कि चंद अच्छे जज हैं, चंद बुरे, बहुत डेस्परेट इस वक्त साउंड कर रही है आपकी हुकूमत। ऐसा नज़र आता है कि एक तरफ खान साहब के जो कानूनी केसेस हैं उस पर इद्दत केस, तोशा खाना, साइफर, उनमें जो सज़ाएं हुई, लीगल फ्रेटर्निटी कहती है कि ये कानून में इंसाफ के तकाजे यहाँ पर पूरे नहीं हुए। लेकिन जब आप लोग बार बार इस मुतालबा करते हैं कि इनको किसी तरह सज़ा हो, तो लगता है आप बड़े खौफजदा हैं कि किसी तरह उनकी ज़मानत हो गई, बाहर निकले तो क्या बनेगा, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना, अगर आप थोड़ी सी पिछली तारीख जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री 13 से आगे की देख लें तो आपको अदालत के अंदर जनाब साकिब निसार साहब के अल्फाज याद होंगे कि 2-3 MPs तो मैं यूं ही इधर उधर कर सकता हूँ, हैं याद आपको? नहीं, वो तो एक बड़ा फिर आपको वो भी याद होगा, फिर वो भी जी उन्हीं का, अभी भी उन्हीं का हवाला दे रहे हैं ना, बाकियात मौजूद हैं हर जगह, ये तो नहीं कह सकते ना। फिर साद रफीक साहब को कहा गया कि जी लोहे का चना कहाँ है, लाइए सामने ज़रा पेश हों। उन्होंने कहा ना कि हम लोहे के चने साबित होंगे अगर हमें चबाना चाहे। बयान दिया साद रफीक साहब ने, गुफ्तगू की, ये भी 16 या 17 की बात है। चाहते हैं कि आजकल भी जज साहिबान ऐसी ही बातें सुनाएं आपकी ओपोजिशन पार्टी को जो इस वक्त ज़ेरे इताब है। मुझे अगर जवाब दे लेने दें तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे लूँ ना, पहले सवाल का जवाब दे लूँ। फिर बहुत सारे तलाल चौधरी साहब हैं, इस तरह मिसालें हैं जिनको बुला के छोटी छोटी बातों पे और करके सज़ाएं दी गई, नाअहल किया गया। फिर जिस केस में खुद मियाँ नवाज शरीफ को जब किया गया तो वो क्या था, इमरान खान के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे ना। फिर आपको वो जो धरना केस था फैज़ाबाद, उसका फैसला, फिर साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था लाइन में थे, शौकत सिद्दीकी साहब, उनका वो बयान जो उन्होंने हाई कोर्ट बार के अंदर दिया था कि कौन उन्हें आके कहता है कि कितनी देर किसको बाहर नहीं आना चाहिए। और आज भी अगर आप देखें, कभी ऐसा हुआ, हमने सियासी कारकुन हैं, हाफिज़ साहब भी, मैं भी, अहमद अवैस साहब भी बात करेंगे, हमें तो कभी किसी ने कहा कि जाइए वो बाहर पार्किंग में पहुँचे हैं, उनसे जाके दस्तखत करवा लें। हमें तो किसी ने ये सहूलत नहीं दी कि वो कह दी अच्छा जो केस साहब को वापस आके बड़ी सहूलतें मिली, इल्जाम तो यही है। मैं अभी इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब के जो तमहीद अभी आपने बांधी, जाफर साहब प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं एक सब क्वेश्चन भी हो ताकि हम पूछ सकें, खामोश ना बैठे रहें आपके सामने। तो ये एक जो स्याह दौर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साकिब निसार साहब ने जो मिसालें कायम की जो दुनिया में लिखी जाएंगी स्याह दौर की अदालती निज़ाम की, वो रिवाइव हों, दिल ये चाहता है आपका मियाँ साहब। मैं नहीं कह रहा वो रिवाइव हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो जजेस साहिबान बैठे हैं जो कहते हैं कि आइंदा कोई केस दर्ज हो तो उसमें भी जमानत, कभी हुआ है तारीख में ऐसा? ठीक है, उन जजेस की हम बात ना करें, उनसे ना ये पूछें भाई अगर आपके पास एक केस आया है आप मेरिट के ऊपर सुने, आप सजा दें, जजा दें, अगर आप समझते हैं गलत है तो बरी करें, किसने रोका है? किसी ने जज का कलम पकड़ा है? यहाँ तो वो सामने आके कहें जी हमें फलां साहब कह रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं करना। उन्होंने कहा, एक खत लिखा जिसको रिजेक्ट कर दिया आपकी जमात ने और दिफा किया, इल्ज़ामात लगाने वाले जो ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने, उसकी तफसील में नहीं जाते, मामला सब जुडिस है, मीडिया की उसके ऊपर पाबंदी है। गद्दारी का मुकदमा बनाने की जो अब आप लोग बात कर रहे हैं, आज अनाउंस किया हुकूमती शख्सियत ने, सो इससे मुराद यही है कि अगर यहाँ पर कहीं बच बचाव हो भी जाए तो एक गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए, या हकीकी तौर पर आप खान साहब को गद्दार वतन समझते हैं? इसको नहीं, देखिए मैं नहीं किसी को समझता, हर फर्द अपने एक किरदार से और अपने अमाल से, अपनी जो उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो वो कह रहा है, बोल रहे हैं, वो सारा आपके सामने है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि किसी को हुकूमत से निकाला गया हो और वो कहे कि इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दें? वो वज़ीर आज़म जिसको इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब किया ना असेंबली ने, इस मुल्क का उससे बड़ा कौन सा सियासी ओहदा हो सकता है? उनके पास इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट है, वो फैसले करते, काम करते, किसने रोका था? जब हुकूमत गई तो वो कहते हैं जी इससे बेहतर था एटम बम गिरा देते। जो इस मुल्क को तबाह, एटम बम किस लिए बनाया? पाकिस्तान पे गिराने के लिए। फिर वो अपनी पार्टी को इस हद तक तैयार करते हैं कि कोई कौमी अमलाक, कौमी असेंबली की बात करें आप, उसके बाद बाकी जितनी भी, वो किसी को समझते नहीं कि ये इस मुल्क की मलकियत हैं या इस मुल्क का ये असासा हैं।
और आज फिर ये कह दिया कि जी 71 में क्या हुआ था और आज क्या होने जा रहा है। मैं हाफिज साहब ये इस पे भी हम आते हैं, ये निज़ाम खौफजदा है इस वक्त कि ये बाहर निकलते हैं तो क्या होगा। एक इस चीज़ को भी मंसूब किया जाता है कि मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है, डिसरप्शन होगी। अब खासकर मौलाना साहब भी इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक करते हैं PTI के मौक़िफ़ के साथ। सो आपको निज़ाम खौफजदा लगता है कि कोई तहरीक ना चल जाए या हुकूमती दलील भी कहीं ना कहीं सुनी जाए कि मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है, तो हालात ज़रा मामलात आगे बढ़ाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसा बीबी। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक ये कि निज़ाम खौफज़दा है, किससे खौफज़दा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या रियासत और मुल्क चाहते हैं इस्तेहकाम, तो लिहाजा तहरीक चलाने से मुल्क गैर मुस्तहकम होगा या जेल से वो बाहर निकल आए, मतलब जो भी है, मतलब वो तो भी जो बाहर आएगा तो तहरीक चलाने की जाएगा ना। अब सवाल ये है कि रियासत या हुकूमत खौफज़दा क्यों है? बोलने से। वो तो हमेशा से रही हमारी रियासत बोलने से। न आपके हाथ में बंदूक है, न मेरे हाथ में बंदूक है, न मैंने रियासत को चैलेंज किया है, न आपने। यहाँ हम PTI की भी बात कर रहे हैं ना, उसको भी बीच में शामिल कीजिएगा। मैं मीडिया भी इसमें शामिल करता हूँ। है कि 9 मई को उन्होंने मैं मीडिया को भी शामिल करता हूँ, सियासतदान को भी शामिल करता हूँ, जो जेल में उनको भी शामिल करता हूँ, जो हुकूमत में उनको भी शामिल करता हूँ, जो नहीं है उनको भी शामिल करता हूँ, आम आदमी को भी शामिल करता हूँ। डर किस बात से? बंदूक तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी ने भी न कानून को चैलेंज किया, न आइन को, न पार्लियामेंट को, बल्कि चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। ये बात कर रहे हैं ना, चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूर की हुकूमत हो, चाहते हैं कि इस मुल्क के कानून के, उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। इस बात से खौफजदा है। तो अहमद फरहाद को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था और 2 हफ्ते तक कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज अचानक उसका कहा गया कि हाँ वो तो है, आज़ाद कश्मीर की कस्टडी में है वो। तो अहमद फरहाद ने क्या कहा? ये 4 अशआर उन्होंने सुनाए और तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि सोचने पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है, लिखने पर पाबंदी है। आप मराकज़ को, ताकतवर मराकज़ को आप निशाना, तनकीद का निशाना नहीं बना सकते हैं। वो हुकूमत के मराकज़ हो या हुकूमत के अलावा गैर सियासी अशराफिया का मराकज़ हो। जहाँ तक आपने अदलिया पे जो तनकीद की प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं उससे पर आऊँगा। जहाँ तक आप इस्तेहकाम की बात करते हैं, आपके ख्याल में अभी इस्तेहकाम है? ये जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ, इससे इस्तेहकाम आएगा? कैसे आएगा? आप कहते हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, अपोजिशन वाले भी यही कह रही हैं कि इस्तेहकाम रूल ऑफ लॉ में, इस्तेहकाम आइन के इम्प्लीमेंटेशन में। तो आइन है नहीं, रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो जब है नहीं तो इस्तेहकाम कैसे आएगा? आपकी रूल ऑफ लॉ और आइन उस वक्त मिलियामेट हुआ जब आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को नताइज तब्दील किया। 45 को घर बिठा दिया, जो 47 है उसको अंदर बिठा दिया। आप इस इस्तेहकाम चाहते हैं? ये मेरे ख्याल में ये नामुमकिन। अदलिया के हवाले से जो अब जहाँ तक अदलिया की आप बात नहीं की, देखिए हमारी बीमारी क्या है। देखिए जो ख्वाहिश का इजहार नून लीग करती है कि हमारे साथ ये सब होता था, अब ये क्यों नहीं होता? वो अदलिया की एक माजी बिल्कुल ठीक है, इससे यहाँ तक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अदलिया ने माजी में जो कुछ किया, हमेशा उन्होंने सियासतदानों के साथ किया, इसमें कोई शक नहीं है। आप भुट्टो से लेकर पता नहीं कहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आ जाए। लेकिन अगर आज का वज़ीर आज़म अदलिया पे तनकीद कर रहा है तो वज़ीर आज़म है ना, नाम ले ले उनका नाम ले ले। कौन से वो काले बेड़िए अदलिया में? लेकिन ये आप समझते हैं कि ये हुकूमत अपने दायरे में रहते हुए, आईनी दायरे में, उसके खिलाफ कोई एक्शन तो ले लेना। सही है, वो कौन है वो काले बेड़िए? चौधरी साहब से पूछूंगी। अहमद अवैस साहब, आप ये फरमाइएगा, आज जो इद्दत केस के हवाले से जो गुस्सा है वो आपके वकला को वो तो समझ में आता है। ये जो ओवरऑल ये केस जिस बेसिस के ऊपर बनाया गया उस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं, अखलाकी एतबार से भी और हर एतबार से भी। लेकिन जो धक्कम पेल खावर मानेका साहब के साथ की गई उसके ऊपर बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि ये जो है बड़ा पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया PTI के वकला की तरफ से। इस पर कुछ कहिए पहले आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाँ, 2 एस्पेक्ट हैं जो आपने बड़ा सही कहा आपने। एक तो केस की नौइयत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख़्याल में इतना अखलाक से गिरा हुआ वाक़या और हरकत
जिसके अंदर एक इंसान इंतकाम में इतना अंधा हो जाए और उसके नर्व्स जो हैं, उसकी सेंसेस जो हैं इतनी ख़त्म हो जाएं, सलब हो जाएं कि उसको पता ही ना लगे कि मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, अखलाक से कितनी गिरी हुई बात कर रहा हूँ और कितनी झूठी बात कर रहा हूँ। कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई शरिया, कोई कुरान सुन्नत कोई उसकी फेवर में नहीं है। जो बात वो कर रहे हो, जिस तरह से सज़ा दे रहे हैं। मैं आपको बात थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, इद्दत का कानून बड़ा सिंपल वाज़ह है कि अगर किसी का निकाह जो है वो इद्दत के पीरियड के अंदर हो गया तो और उसी वक्त जाके अदालत को इतला कर दी गई कि जी ये गलत निकाह हो गया, तो इसके मुतल्लिक इसके ऊपर ताज़ीर कोई नहीं लगती। अदालत उसको फ़ौरन सस्पेंड कर देगी कि जब तक इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हो जाता ये सस्पेंडेड है, इद्दत का पीरियड पूरा होगा तो इप्सो खुद ब खुद ये रेगुलराइज हो जाएगा। ये है नॉर्मली। उसकी वजह ये कि एक कन्फ्यूजन को, ताकि कोई बात में ऐसी कन्फ्यूजन ना रहे और ये पीरियड जो है वो सही गुजर जाए, एक ये उसका आस्पेक्ट है। अब यहाँ पे एक सूरत हाल क्या है कि खावर माने का जो उसका पुराना एक्स हस्बैंड है वो निकाह के 6.5 साल बाद, इद्दत का पीरियड को पूरा होने के 6.5 साल के बाद वो ये पिटीशन दायर कर रहा है इद्दत के ऊपर के जनाब। वो तो है, ये तो स्टेटेड, ये तो सर, ये तो बिल्कुल बात इस्टेब्लिश्ड बात है जो आप बता रहे हैं। ये आज जो हुआ उस पर भी प्लीज आप कहिएगा, जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई और इसके अलावा जो बाहर हुआ ना, यही मैं बताने लगा। अदालत में कार्रवाई जो हुई उसमें आके उन्होंने दीदा दानिस्ता उनको कहा कि जी हमें पता है कि आपने क्या फ़ैसला करना है, और इतनी गलीज़ ज़ुबान उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक और उनकी जो वाइफ थी उनके मुतालिक, मुशरा बीबी के मुतालिक इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए उस ज़ुबान के अंदर कि जो इश्ताल अंगेज़ी के ज़मरे में आते हैं। और नौजवान वकला, इसके बावजूद नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन इंसान जो है ना, इंसान को जो है वो गोश्त पोश और जज्बात का बना हुआ है। वो कोई ये तो बात है ना, ईंट पत्थर और वो अहमद वैसा इल्जाम फिर यही लगता है कि जज्बात पीटीआई के बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। अब आपको ऐसी जुबान देखिए, बात तो ये है कि जो जिस तरफ हम चल पड़े हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि हम सब मिलके अगर ये अपने आप से कमिटमेंट कर लें, सियासतदान भी कमिटमेंट करें और हर जो बंदा जिसने ओथ लिया हुआ वो ये कमिटमेंट करे कि आइन से डेविएट नहीं होना। आइन के में जो तरीक़ेकार दिया गया है, जो उन्होंने अख्तियारात दे दिए हैं, उनसे तजावज़ कोई नहीं करेगा और आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट समझेगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बात की कि खान साहब को रिलीफ देने के लिए चंद जज साहिबान हैं, उनके मुताबिक, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं कि वो बैठकर ये दिन रात सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। इस पर क्या हो सकता है, ये उनकी इस बयान की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए ना, ये अगर आप, फिर मैं जाऊंगा, आई हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री। ये दोनों भाइयों का ये एक तरीक़ेकार रहा है कि ये जुडिशरी, इनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत किससे रही है? जुडिशरी से रही है और ये इस्टेब्लिशमेंट से रही है। आप थ्रू आउट उठा के देख लें। अब वो वाक़या 97 का वाक़या कोई भुला नहीं सकता। यही इन्हीं की हुकूमत थी और जुडिशरी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था। आप भी जज साहबान के मुतालिक इससे ज़रा सा 1 साल पीछे चले जाइए, वो तो बहुत पुरानी बात थी। जब ये पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी और पिटिशन थी कि ये विदिन 90 डेज इलेक्शन होने हैं, तो सुप्रीम यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर यही शहबाज शरीफ और इनके साथ उनके हवारी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के मुतालिक, चीफ जस्टिस के मुतालिक और आइन से मुतल्लिका इन दफात के मुतालिक क्या तज़लील अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। मैं ये बात मैं चौई साहब की तरफ लेके जाती हूँ, मुझे अगर आप इजाज़त दें अहमद वैस साहब। चौई साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी है उसको भी देखते हुए जो गुफ्तगू वो कल कर रहे थे, इदारे जो अस्करी इदारों के हवाले से जो बातचीत है या PTI के ऊपर जो तनकीद की, उन्होंने खुलकर एक और टोन में वो गए, उन्होंने दिफा किया बतौर प्राइम मिनिस्टर उस इदारे का, उन्होंने भरपूर दिफा किया। लेकिन ये जो दूसरा अदलिया का इदारा है उसके बारे में जब वो ये बात करते हैं कि ये इनमें से चंद एक हैं जिनके लिए उन्होंने काली भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये बैठकर प्लानिंग करते हैं इसको किस तरीके से वो कर रहे हैं, तो कुछ सबूत होगा उनके पास कि ये शाम को जज साहिबान
क्योंकि जज साहिबान ऑन दी अदर हैंड ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक की जाती हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये मामला आप लोग भेजेंगे, क्या होगा? जी, जिस तरफ हम चल पड़े हैं ना, अभी अहमद अवैस साहब से जो आपने सवाल किया, दोनों चीज़ों को उन्होंने एडमिट किया है। एक तो वो ये नहीं कहते कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ। मैं इस टॉपिक को पसंद नहीं करती, टॉपिक पे नहीं आपने बात की, देखिए ना, अब बात कर लेते हैं, जब हम करने लगे आप जरूर कर लें। इस मुआशरे को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बच्चों को हम बताएंगे, क्या करेंगे? अहमद अवैस साहब बहुत भले आदमी हैं, बड़े अरसे से जानता हूँ, ये भी खुल के नहीं कह पा रहे कि इमरान खान ने गलत किया है। इतना हया और एहतराम तो होना चाहिए ना। आपकी नजर में कितना बड़ा मसला है ये इद्दत में निकाह होना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिधर 100,000 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसले, पॉलिटिशियंस के ऊपर बड़े करप्शन के इल्जाम हैं, बड़े वहाँ ये कितना बड़ा इशू है आपके लिए? बहुत बड़ा इशू है, इसलिए कि जब आपको इस मुल्क का वजीर आज़म किसी ने बनाया ना, तो आप 25 करोड़ लोगों के लिए नुमाइंदा हैं, ठीक है ना जी। करप्शन अपनी चीज़ें, शरीयत अपनी जगह, शरीयत पे, अल्लाह की हदूद पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और फिर आगे बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या बताएंगे? अब आप दूसरा उन्होंने एडमिट ये किया है कि हाँ, पीटीआई के वकला जो है वो जारहाना रवैया था उनका, तो ये नहीं होना चाहिए। सियासी वर्कर के अंदर दूसरे के नज़रियात, सोच, उसको सुन के बर्दाश्त करना होना चाहिए। पीटीआई ने ये यहाँ नहीं, ये नीचे गली गली तक ये कल्चर दिया और ये नुकसानदेह है। हम भी मुखालफत सियासी करते हैं, सियासत में बात करते हैं, ज़ुबान से बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक पीटीआई वाले पहुँचते हैं। इनको अपनी इस जो है डायरेक्शन को दुरुस्त करना चाहिए। नहीं, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं वो जाएगा? देखिए, पहले भी जब ऐसी कोई बात आई, नहीं, पहले भी जब ऐसी कोई बात आई, मुशर्रफ साहब के खिलाफ किसने बनाया था जुडिशल कमीशन, और अदालत किसने, वो स्पेशल कोर्ट किसने बनाया था? मियां नवाज शरीफ ने बनाया था ना। तो हम अगर कुछ शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, दोनों के आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस तो लोग, चलें वो आप जितने बनाए कोई डिफरेंस नहीं है। मियां नवाज शरीफ लीड करते हैं, उनकी तो यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा, कोई जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर कोई जजेस ऐसे हैं जो अपने अदलिया का जो उनका किरदार है उससे हट के, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात इत्तलात की बेसिस पे की होगी, आम तौर पे अब सब देखें, आम ये मैं और आप ये समझते हैं कि जज साहिबान जो हैं उनके फैसले बोलते हैं। अब यहाँ पर रोज कमेंट्री चल रही होती है, क्या ये अदलिया का मिजाज है? क्या ऐसे होना चाहिए? चलें, मैं अब एक ब्रेक की तरफ ही जाती हूँ इस बात पे। जब हम वापस आएंगे तो हम बात कर टीआई के बयानिए में जो एक बहुत बड़ा तजाद सामने आया, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया खान साहब ने, उसके हवाले से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक बैनुल अक़वामी मायनाज़ सहाफ़ी हैं मेहदी हसन साहब, उनको इंटरव्यू दिया खान साहब को, उन्होंने सवालनामा भेजा था और जिस तरह उसको शाया किया गया उसमें बताया गया कि उन्होंने इसके जवाबात भेजे हैं। सो पहले अहमद अवैस साहब आप एक कमेंट कीजिए ताकि इस बहस में हमारे पास आपका कमेंट आ सके। अब ये हम कह सकते हैं कि खान साहब जब कहते हैं कैटेगोरिकली कि उनको किसी और से कोई एतराज़ नहीं, उनके पाबंद सलासल होने के पीछे एक फ़र्द वाहिद है जिनका नाम जनरल बाजवा है, सो सिवाय एक फॉर्मर आर्मी चीफ के किसी और को जिम्मेदार नहीं समझते। तो फिर जो कैंपेन मौजूदा अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ की जाती है, हर कुछ अरसे बाद एक बयान दे दिया जाता है कि ये मुझे कत्ल करा देंगे कैटेगोरिकली नाम लेकर, और जो अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था रिजीम चेंज का, वो सारा बयानिया ख़त्म समझा जाए। अब नहीं, ख़त्म नहीं, देखिए वो इसका तसलसल है ना। मैं मसला आपको बता दूं, वो अमेरिका का बयानिया और ये इनका बाजवा साहब का जो सिलसिला सारा शुरू हुआ, तो अब आपके पास वक्त कम होता, वरना मैं इसकी आपको थोड़ी सी वजाहत भी थोड़ी सी बता दूं। असल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और उसके अंदर इंडिया को साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाने का रोल दिया गया, और उसके लिए ज़रूरी था, उनकी एक डिमांड रखी गई थी अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से कि पाकिस्तान को जब तक न्यूक्लियर पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान मौजूद है, ये नहीं हो सकता, सेटेलाइट बने इंडिया का। और उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं आप, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए जब ये पीडीएम की हुकूमत आई है, इन्होंने वो 2 प्रॉन अटैक जो है उसको एक्सिक्यूट किया। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करवाई, और उसके बाद आर्म फोर्सेस के और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में एक ऐसी नफरत का बीज बोया। सर, अब इसको एक नई वो कहानी के तौर पे ही देखा जाएगा, जब खान साहब खुद जो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक फर्द वाहिद था, मुझे और किसी पे से कोई शिकवा नहीं। इसको हाउ डू यू डिफेंड दिस स्टेटमेंट? मैं यही कह रहा हूँ कि फर्द वाहिद का वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये
ये जड़ ये थी कि ये 6 साल का जो ब्लंडर हुआ, जो पहली तो उन्होंने नून लीग ने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी, इन्होंने भी 3 साल की एक्सटेंशन दी, और इस पीरियड में उन्होंने एक पूरे अदारे के ऊपर उसका बहुत बेइंतहा इसके खतरनाक और भयानक नताइज मरतब हुए। नून लीग ने किसको एक्सटेंशन दी? ये बाजवा को सपोर्ट किया था आपने, बाजवा साहब को। कब जी? यानी सुनिए, कब एक्सटेंशन दी नून लीग ने? नून लीग तो पहले दी ना, ये इनके आने से पहले। जनाबे वाला गुजारिश ये है, नून लीग ने अपॉइंट किया था, रहील शरीफ साहब जो है वो गए थे और बाजवा साहब को अपॉइंट किया था। एक्सटेंशन का एजाज जनाब इमरान खान साहब आपके दौर में, लेकिन बड़े खुशी से आप लोग भी शामिल हुए थे। इमरान खान साहब ने दी बतौर वजीर आजम, हमारी खुशी उसमें क्या? चले मैं अब गलत बात कर रहे हैं। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी, लेकिन उनको पहले भी एक्सटेंशन मिली भाई भी नहीं, अहमद साहब हमने अपॉइंट किया था फर्स्ट टाइम बाजवा साहब को, एक्सटेंशन इमरान खान ने दी, हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी। जाफर साहब, वैसे एक इतनी अजीब किस्म की फिर बहस की तरफ ये मामला जाएगा कि उनको अपॉइंट उनकी तरमीम जो की गई उसके अंदर आपके पूरे बयानात मौजूद हैं कि किस तरीके से उधर से मियां साहब ने भी कहा तरमीम अलग चीज है, तरमीम बाद में हुई, तो आपने सपोर्ट किया ना उसमें? जी, तरमीम की जरूरत नहीं थी और सबको खामोश रहने का कहा ना मियां नवाज शरीफ साहब ने। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, अपोज करते उस वक्त उसको। जी मैं बताता हूँ आपको। इमरान खान हमने अपॉइंट किया 3 साल के लिए, इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी, और एक्सटेंशन भी इस तरीके से दी जो कभी जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगी कि इमरान खान ने अपने दस्तखतों से, प्राइम मिनिस्टर कभी दस्तखत नहीं करता, एक्सटेंशन दे दी। जो तरमीम है वो आर्मी रूल के अंदर जस्ट सिंपल थी, वो कोई आईनी तरमीम नहीं थी। तो सपोर्ट तो किया ना उसमें, आप लोग पोजीशन लेते ना, अब एतराज तो इसके ऊपर करें। बहरहाल चलिए, वो 6 साल का पीरियड जो था ना उनका, उन्होंने उससे बहुत ये फौज के अंदर भी नुकसानात हुए। तो वो 3 साल आपने एक्सटेंशन दी ना जी। इनकॉम्पिटेंट आदमी गलत काम हुआ। साहब के 2018 के इंतखाबात के जो एहसानात थे उनको चुकाने के लिए दी आपने उनको एक्सटेंशन। वो जी एहसानात तो साहब, अगर आप चलिए इस पे कर दें, आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वो एहसानात की बात जाएंगे तो फिर वो 13 के ऊपर भी एहसानात थे बहुत सारे। ये तो सिलसिला इसी तरह चलता रहा। तो कोई एक्सटेंशन नहीं दी। मुझे आप इजाजत दें, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब की तरफ जाती हूँ, कुछ तरह कॉन्टेक्स्ट में वापस इस गुफ्तगू को लेके आते हैं। जो असल मुद्दा है इसमें हाफिज अब्दुल्ला साहब कि अब खान साहब के ये जो तजादात हैं कि इतना बड़ा हवा बना के एक बात को, उनका जो वोटर सपोर्टर है वो नौजवान बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर हो गए कौमी इदारों से। 71 के साथ मवाजने का जो ट्विटर ट्रेंड चलाया, उसके नीचे मौजूदा अस्करी क़यादत के हवाले से बहुत एक नफरत का इजहार लोगों ने किया, जिसको हुकूमत डिफेंड कर रही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही जब 9 मई को गिरफ्तार हुए उसके बाद भी मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात की, ये तजादात, और आप लोग जब हिमायत करते हैं पीटीआई की तो सिर्फ इलेक्शन की हद तक है या इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हैं कि इनका बयानिया किसी एक तरफ नहीं जा रहा? मैं एक बात अर्ज करूँ, जहाँ तक बानी पीटीआई की तजादात है या नहीं है, ये तो वजाहत उनकी पार्टी का कोई तर्जुमान कर सकता है। और जब वो हुकूमत में थे, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ भी आपके सामने, और आज उनका बयानिया क्या है पीटीआई का, हम उसके पाबंद नहीं हैं। इतना ज़रूर आपने कहा कि आप पीटीआई की इस बयानिए की हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी या हमारी पार्टी की पॉलिसी या हमारे पार्टी की बयानिया किसी पार्टी की बयानिए की ताबे नहीं है। पीटीआई का क्या बयानिया है, कल बाजवा के बारे में वो क्या कहते रहे, फिर बाजवा के बारे में वो क्या कहते रहे, आज क्या कह रहे हैं, कल वो अमेरिका के बारे में क्या कहते रहे, आज वो क्या कह रहे हैं। तो ये वो वजाहत करे कि आपकी इन बयानात में, बयानिए में ये तज़ाद क्यों है, उसकी वजाहत वो करेंगे। जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का, आप मुझे ये सवाल करें कि क्या पीटीआई आपकी मौक़िफ़ की तायीद कर रही है? जी हाँ। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आप सिर्फ इलेक्शन के मामले पे भी अगर आप तायीद कर रहे हैं तो आप नहीं समझते कि ये भी बैगेज के तौर पे आपके साथ आएगा कि ये पीटीआई का तज़ादात है बहुत सारे? वो हमारी तायीद कर रही है, तो इसी तायीद के लिए 3 बार 4 बार हमारे घर पे आए हैं ना। सबसे पहले 8 फरवरी की इलेक्शन को रिजेक्ट किया है जेयूआई ने, जेयूआई की क़यादत ने उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया। यहाँ तक जेयूआई ने क्या कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान हो और इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे। ये 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 14 फरवरी और 15 फरवरी को मेरा बयानिया आता है
उसके बाद फिर PTI की वफद बार बार मौलाना साहब के पास आते हैं, आपकी बयानिए को सपोर्ट भी करते हैं, हम JUI की अप्रिशिएट भी करते हैं। आप इत्तेफाक कर रहे हैं फॉर्म 47 वाली बात पे कि उनके साथ भी मुबैना तौर पे धांधली? देखिए मेरी बात सुनिए, वो हमारे साथ मुत्तफिक है। तो आप उनसे मुत्तफिक हैं इस बात पे? वो हमारे साथ मुत्तफिक है। फॉर्म 47 में। हाँ, हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि ये असम्बली आवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है। आप भी ये कहें ना कि खान साहब की जमात को फॉर्म 47 के तहत जो वो कहते हैं हराया गया, इससे आप मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं? वो हम इस दाविये में कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि धांधली नहीं हुई है, PMLN कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, तो फिर तस्लीम कर लेना, फिर तस्लीम कर ले उसकी मैंडेट को जो उनको वोट मिला है। आप वो तस्लीम भी नहीं करते हैं, उसकी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, तो तस्लीम कर ले। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज करे उनको धांधली नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, तो फिर 9 मई का बयानिया कहाँ चला गया? तो लोगों ने तो उस पर भी एतमाद नहीं किया। अगर एतमाद किया होता तो रियासत के साथ लोग होते, बयानिया के साथ लोग होते, तो फिर PTI को वोट क्यों पड़ी? क्यों वोट पड़ी? वोट एक वजह ये भी बताती है हुकूमती पार्टी कि वो अपने अल्फाज को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, ऐसी ऐसी बातें अवाम के सामने रख दी जाती है कि उनको पॉपुलर सपोर्ट मिलती है। जो अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट था वो सारा PTI की तरफ हुआ। आज उन्होंने मुजरिम फर्द वाहिद बाजवा साहब को करार दे दिया। मेरे ख्याल में मैं तो वो वजाहत चौधरी साहब कर सकते हैं। वो PMLN की बयानिया जाने कि इमरान खान इस तरह कहते हैं, इस तरह ट्वीट करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। जिस तरह मैं उनका पाबंद नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद हम कर चुके हैं। कोई पार्टी मुस्तरद करेगी या नहीं करेगी, हम मुस्तरद कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, PMLN और PTI और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और पार्टी मुझे बताए कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को एक्सेप्ट करती है? ठीक, कोई और पार्टी मुझे बताए। बलूचिस्तान में जितनी भी जेन्युइन पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी पार्टियां हैं, JUI हो, ANP हो, शेरपाव की पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जितनी भी, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो पार्टियां सारी कहती है कि धांधली, 2 पार्टियां कह रही है कि धांधली नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो इख्तिदार में है। 18 में कहा करती थी ये पार्टियां कि धांधली हुई है क्योंकि वो इख्तिदार में नहीं थी। अब यही मौलाना साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनको कोई बड़ा आईनी ओहदा मिल जाता तो हो सकता है उनको भी इस वक्त धांधली का एतराज ना होता। वो तो मिल जाता ना। PTI की जब हुकूमत थी, मौलाना साहब ने जब 2019 को आज़ादी मार्च यहाँ लेके आए, आपको याद हो अक्टूबर और नवंबर में उनको ऑफर हुई, मौलाना साहब ने मुस्तरद। अभी उस दिन भी हुकूमत ने कुछ ऑफर किया जो भी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात मैंने सुना है मीडिया पर। वो किसी ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्या मेरी पार्टी की, मेरी सियासत की कीमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है? हम लात मारते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो क्या इस किस्म की 100 अकाउंट्स कमेटियों को हम लात मारते हैं? ये सियासत क्या आप एक कमेटी के लिए सियासत करते हैं या एक वजारत के लिए JUI सियासत करेगी? JUI पूरी सिस्टम के खिलाफ सियासत कर रही है। सही। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है मलिक रियाज साहब। एक तरफ उन्होंने शिकवा किया कि उन पर दबाव है, उनके खिलाफ बैरियर टाउन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इस पर हमारे मेहमान क्या समझते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद उनसे जानते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात करते हैं। मलिक रियाज साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, फिर उसके बाद कार्रवाई भी कल हुई है, जिसके बाद वो दोबारा उन्होंने अपना यही बयान जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी किस्म का कोई वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, जो करना है किसी ने कर ले। अहमद अब्बास साहब, पहले आप इसके ऊपर कमेंट करें। किसी हमने मुख्तलिफ हवालों से देखा कि आपकी जमात जो सोच रखती है उसमें एक इंडोर्स किया जा रहा है मलिक रियाज साहब को। जो वो बात कर रहे हैं उसमें भी ये नजर आता है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से शायद वो इशारा कर रहे हैं कि उसमें उनको गालिबन वादा माफ गवाह बनने के लिए मुबैना तौर पे उनके ऊपर दबाव था। लेकिन ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये सियासी फैक्टर के तौर पे देखी जाए या इसको खुशाइन तस्वुर किया जाए कि इतने इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के खिलाफ पाकिस्तान में फाइनली कार्रवाई हो रही है? आमतौर पर उनके लिए बड़ा मुख्तलिफ हालात रहते हैं क्योंकि काफ़ी करीब हैं, वो सियासी जमातों से भी समझे जाते हैं, ताकतवर हल्कों से भी एक तासुर यही रहा हमेशा से। देखिए, बात यह है कि चाह वो ये रहे, ख़ास तौर के ऊपर जब इस केस के अंदर इमरान खान की, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ज़मानत इनकी जो है ना कंफर्म कर दी थी उन्होंने, हाई कोर्ट ने। जब इसकी ज़मानत कंफर्मेशन हो गई तो उससे ज़्यादा उनको एजिटेट हुआ है कि ये केस जो है ये बहुत कमज़ोर केस है, और उस वजह से दबाव डालना शुरू कर दिया मलिक रियाज के ऊपर कि इनको अप्रूवर बना लिया जाए, वादा माफ गवाह बना दिया जाए इनको। उनको ये टेम्पटेशन दी कि आपको हम हर
जुर्म से एब्जॉल्व कर देंगे, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कतगन नहीं होगी, आप वादा माफ गवाह बन जाए। उसका उन्होंने एक रिएक्शन शो किया कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा और ना मैं वादा माफ गवाह बनूँगा, क्योंकि ये काम एक बिल्कुल डिफरेंट प्रिटेक्स्ट के तो हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट ने भी बेल ग्रांटिंग ऑर्डर की डिटेल्स के अंदर आप देखिए तो उन्होंने इसको टेकअप किया हुआ है। और क्योंकि एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, डिटेल और जो ऑर्डर होते हैं वो कितना के ट्रायल कोर्ट के ऊपर वो उसका इन्फ्लुएंस ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें इमरान खान तो कोई एक धेले का भी रवादार नहीं है। वहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वो उन्होंने जो ली वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के लिए एक ट्रस्ट बना तो वहाँ यूनिवर्सिटी बनी। ये केस ज़ेरे समाअत है। मैं अहमद अवैस साहब, आप मलिक रियाज साहब से यकजहती का इजहार करते हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो शिकवा कर रहे हैं इस वक्त, उससे मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। जी मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये उनको मुलव्वस करने के लिए, आई डोंट नो कि मेरे पास पूरे वो हकायक नहीं है, मैं वो केस कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप उनसे इत्तफाक कर रहे हैं इस बुनियाद पे जो इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया। जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर, मैं ये अब बात आगे लेके जाती हूँ वक्त को मद्देनजर रखते हुए। चौधरी साहब, अहमियत तो तब हो ऐसी कार्रवाइयों की कि उन अदवार के अंदर भी ऐसी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई हो। मलिक रियाज साहब के हवाले से बहुत सारे केसेस चले, लेकिन अब उसकी अहमियत इस तरीके से कम होती है कि जब वो कहते हैं मुझसे सियासी इंतकाम या कुछ करवाने के लिए, कोई बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर इसकी क्या अहमियत इस वक्त जो नैब कार्रवाइयाँ कर रही है? नैब के ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे भी बतौर पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब हमेशा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और मुक़्तदर हल्के उसे करते रहे हैं, आइंदा भी वो करते रहेंगे। लेकिन आज ये ऑर्डिनेंस जारी करके इस वक्त आप लोग भी उनको मज़ीद ताकतवर कर रहे हैं, अपनी भी मजम्मत कीजिएगा स्टेटमेंट में। फिर मुस्लिम लीग सारी हुकूमतों ने, इमरान खान साहब जब खुद रहे हैं वज़ीर आज़म, तो वो भी ये सारा कुछ कर सकते थे ना, नैब के अंदर तरमीम कर सकते थे, रेगुलराइज कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे। हमारे पास गवर्नमेंट रही इससे पहले, तब भी हम कर सकते थे, अब भी हम कर सकते हैं, अब भी हम कर सकते थे, इसको बेहतर कर सकते थे। लेकिन बेहतर करने की आप बात कर रहे हैं, आप मज़ीद एम्पावर कर रहे हैं जिस नैब को ख़त्म करना था। आप लोगों ने मेरी बात सुन लेना, मैं तो ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि हम सियासतदानों ने इस नैब को नहीं संवारा, हमने संवारना था, हमने बेहतर करना था। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, हम इससे ये जो हमारे गले का शिकंजा है हम नहीं उतार पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये अब जब मलिक रियाज साहब, सुन लीजिए, मलिक रियाज साहब ने भी ये बात कही, मलिक रियाज की जो बात आप कर रहे हैं, यही टीवी था, मैं नाम लेता था, आवाज कट जाती थी, आज ये डॉन टीवी पे नहीं हुआ होगा जी, जो भी थे टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ ना जी, ये हो जाता था, इश्तिहार चल जाता था बैरिया टाउन का। देखिए, बैरिया टाउन मलिक रियाज की मलकियत नहीं है, इस पाकिस्तान के लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो खुदारा ऐसे काम ना करें जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी कमा के घर खरीदा बैरिया टाउन में, एक प्लाट, ये सब उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। आगे बात आ जाती है, बड़े अच्छे तरीके से अहमद अवैस साहब भले आदमी हैं, पीटीआई में पता नहीं क्यों हैं और डिफेंड क्यों उन्हें कर रहे हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी चार्जशीट है। मेरी सियासी तारीख के अंदर जिसकी मुझे होश है, वाहिद ये मलिक रियाज साहब का पैसा है जो बैरून मुल्क किसी हुकूमत ने पकड़ा है, जिसे ब्लैक मनी डिक्लेयर किया है और हुकूमत को वापस किया है। ये जो तब्दीली के दावेदार थे, अहमद अवैस साहब की हुकूमत जो थी, इमरान खान साहब जो तब्दीली के दावेदार थे, इनको उस वक्त मलिक रियाज के खिलाफ केस बनाना चाहिए था कि ये पैसे चोरी करके भेजे हैं। बरतानिया ने यही कहा ना कि ये मलिक रियाज साहब इन पैसों की साबित नहीं कर सके, ये चोर तो हमें कहते रहे, चोर खुद हैं। और वो पैसे उनको काबीना के अंदर बंद लिफाफे में वो आया डॉक्यूमेंट। 2-3 वुज़रा ने उस वक्त बात की, जिनमें से एक फवाद चौधरी भी है, श्री मजारी भी हैं, उनको शटअप कॉल दी गई कि बस आप इसकी तायद कीजिए। एक बात और चौधरी साहब फरमाइएगा, साद रफीक साहब ने कल ट्विटर पे अपने पैगाम में कहा कि नैब ऑर्डिनेंस की मैं मुखालफत करता हूँ और समझता हूँ कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। आपने जो गुफ्तगू की, आपका भी मुतालबा ये है? वो मैंने कर दी, मुतालबे की जरूरत नहीं है, जो मुतालबा करना होगा मैं करेंगे पार्टी के अंदर। ये मुतालबा जी करते हैं, हम क्यों नहीं करते? इस मामले के ऊपर मुतालबा आप अपनी जमात के सामने हो सकता है, कर चुके हों, करते रहें, सारा वो हमारे फोरम मौजूद है। ठीक है, मैं हाफिज साहब, ये मलिक रियाज साहब के साथ जो हो रहा है, ये सियासी इंतकाम है जिसका वो खुद कह रहे हैं, या ये कानून हरकत में आ रहा है पाकिस्तान? देखिए, मेरे ख्याल में कानून का नाम न दे इसको। रियाज मलिक को मैं नहीं जानता हूँ कि रियाज मलिक का पस मंज़र क्या है, इतना ज़रूर जानता हूँ कि सरमायादार है, बहुत बड़ा बिल्डर है, जो भी है। लेकिन
ये मैंने उनका सुना है कि वो ये कहते हैं कि जब भी पैर रुकता है तो फिर उसको मैं पहिया लगाता हूँ, पहिया लगा के फिर आगे निकलता है। हो सकता है आगे कोई पहिया लगा जाए फिर आगे निकल सकेगा। अभी भी है बीच में बात ये बुनियादी तौर पर अगर फ़र्ज़ करें रियाज मलिक ने करप्शन की है और 190 मिलियन पाउंड आपने उनसे लेके, तो उस वक्त तो नीब हरकत में नहीं आया, उस वक्त नीब सोया हुआ था। हाँ, ये नीब की मर्जी उसमें शामिल थी, एक बात। दूसरी बात ये है, मैं सियासी पार्टियों की आज नीब हरकत में आया क्यों? आज रियाज मलिक की ट्वीट भी मैंने मीडिया पे देखा, कहीं भी और मुख्तलिफ, कि मुझे वो चाहते हैं कि मैं वादा माफ गवाह बनूँ, लिहाजा मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, तो इसलिए नीब हरकत में आया ना। तो अगर करप्शन है तो उसी वक्त हरकत में आना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि नीब अपने मकासद और अहदाफ को देकर जो भी नीब को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, वो मीडिया पर्सन हो, वो सियासी शख्सियत हो या कोई बिजनेसमैन टाइकून हो, तो वो अपने मफादात को लेकर इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि नीब, जमीयत उलमा इस्लाम का नीब के बारे में यह है कि इसको समंदर बुर्द किया जाए। ये इदारा एक डिक्टेटर ने बनाया है और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया है। मैं हैरान हूँ बड़ी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और PMLN ने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि हम नीब को ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई उसके बाद, और PMLN की हुकूमत भी 2 बार आई या 3 बार आई, लेकिन आज तक न पीपल्स पार्टी ने उस नीब को इदारे को ख़त्म किया और न PMLN ने। और वो नीब जिस नीब के तवस्सुत से PMLN की क़यादत ने भी मार खाई, उनको मार पड़ी, और पीपल्स पार्टी को भी। आज यूसुफ रज़ा गिलानी ऐवान सदर में बैठे हैं, इसी तरमीमी बिल जो आज आइन में उन्होंने किया है नीब को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज अपने मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल होना है, तो बड़ी मुश्किल से जाफर साहब ने इसकी मुखालफत की है। मेरी कोशिश थी कि आप इसकी मजम्मत कर दें, लेकिन आपने उस तरह कैटेगोरी कर लिया। बाकी हमदुल्ला साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे, नून लीग की गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ये भी हमारे से वो तरमीम नैब को ऑपोजिशन में होते हुए सबको याद आती है बात। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, हाफिज साहब और एडवोकेट अहमद अवैस साहब, तीनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ये ऐसा मामला है, ये जो ऑर्डिनेंस है, तरमीम है, इस हवाले से हम आने वाले दिनों में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई केसेस के हवाले से ये अहमियत रखता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।